यूनिवर्स एक अजीब और शानदार जगह है। गैलेक्सीज कोलाइड कर रही हैं, स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, ब्लैक होल्स सब कुछ अंदर खींचे जा रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी की छोटी मोटी उलझनों में उलझे हुए हैं। स्पेस और टाइम के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान नहीं है, और वैसे भी किसके पास इतना समय है। नील डिग्रास टाइसन ने यह समस्या समझी और एक ऐसी किताब लिखी जो साइंस के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाए। एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी उन लोगों के लिए है जो स्पेस और यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, पर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक थियोरी को डिटेल में समझें। इस किताब में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे टॉपिक्स को हल्की फुल्की लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। आइए इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में लगभग 14 बिलियन साल पहले पूरा स्पेस, पूरा मैटर और पूरा एनर्जी जो हम यूनिवर्स में जानते हैं एक इतने छोटे वॉल्यूम में था जो इस सेंटेंस के अंत में आने वाले फुल स्टॉप के साइज का 1 ट्रिलियनवा हिस्सा था। तब हालत इतनी ज़्यादा गर्म थी कि नेचर की बेसिक फोर्सेस जो मिलकर यूनिवर्स को डिफाइन करती हैं एक ही थी। अब तक ये पता नहीं है कि ये छोटा कॉस्मॉस कैसे बना, पर यह सिर्फ एक्सपैंड कर सकता था, बहुत तेज, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। आइंस्टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1916 में आई हमें ग्रेविटी की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग देती है, जिसमें मैटर और एनर्जी की मौजूदगी स्पेस और टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती है। 1920s में क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मॉडर्न थियरी देती है, पर ये दोनों थियरीज एक दूसरे से सही से मैच नहीं करती, और इसी वजह से फिजिसिस्ट एक थियरी बनाने की रेस में लग गए हैं जो छोटी चीज़ों की थियरी को बड़ी चीज़ों की थियरी के साथ मिलाए, एक कोहेरेंट क्वांटम ग्रेविटी थियरी। अब तक हम फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचे हैं, पर हमें पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। उनमें से एक है प्लैंक एरा। शुरुआत के टाइम में जब t0 से t10⁻⁻43 सेकेंड्स तक, यानी 1/10,00,000 करोड़वा हिस्सा 1 सेकेंड का, और यूनिवर्स का साइज 10⁻⁻35 मीटर्स, यानी 100 बिलियन करोड़वा मीटर तक का। आज की यूनिवर्स में ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, पर शुरुआत में प्लैंक एरा के दौरान बड़ी चीज छोटी चीज थी, और लगता है कि दोनों थियरीज को मजबूरी में मिला दिया गया। प्लैंक एरा के एंड तक ग्रेविटी बाकी फोर्सेस से अलग हो गई थी और यूनिवर्स आगे बढ़ता गया। एनर्जी डाइल्यूट होती गई और यूनिफाइड फोर्सेस इलेक्ट्रोवीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में बंट गई। बाद में इलेक्ट्रोवीक फोर्स भी स्प्लिट हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में, और अब हमें 4 अलग फोर्सेस पता हैं: वीक, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी। 1 ट्रिलियनवा सेकेंड गुजर गया शुरुआत के बाद। इस बीच मैटर और एनर्जी, फोटॉन्स, लाइट एनर्जी के मासलेस जो वेसल्स हैं, इनके बीच इंटरैक्शन लगातार होता रहा। यूनिवर्स इतना गर्म था कि फोटॉन्स अपनी एनर्जी से मैटर एंटी मैटर पार्टिकल पेयर बना लेते थे जो तुरंत एनाइहिलेट करके वापस फोटॉन्स में बदल जाते। हाँ, एंटी मैटर रियल है, और इसकी डिस्कवरी साइंस फिक्शन राइटर्स ने नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने की थी। क्वार्क लेप्टॉन एरा के दौरान यूनिवर्स इतना डेंस था कि अनअटैच्ड क्वार्क्स की दूरी लगभग अटैच्ड क्वार्क्स की दूरी जितनी थी। इसी वजह से क्वार्क्स आपस में फ्रीली मूव कर रहे थे, चाहे वो कलेक्टिवली बाउंड क्यों न हो। इस स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी 2002 में ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरीज न्यूयॉर्क में हुई थी। स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल एविडेंस ये कहता है कि अर्ली यूनिवर्स में किसी फोर्स स्प्लिट के टाइम एक असिमेट्री हुई, जिसमें मैटर पार्टिकल्स स्लाइटली एंटी मैटर पार्टिकल्स से ज़्यादा थे। 1 बिलियन और 1 मैटर के बदले 1 बिलियन एंटी मैटर। 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड गुजर गया शुरुआत के बाद।
फिर यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि क्वार्क्स ने आपस में जुड़कर हेड्रॉन्स बनाए। ग्रीक में हेड्रोजन एथिक। तो इस क्वार्क टू हेड्रॉन ट्रांजिशन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने। यूरोप में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इन्हीं कंडीशंस को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। हेड्रॉन्स के बीच भी वही मैटर एंटीमैटर असिमेट्री थी जो क्वार्क लेप्टॉन सूप में थी। जब यूनिवर्स ठंडा हो गया, फोटॉन के पास एनर्जी नहीं थी क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर्स बनाने की। हर बिलियन एनहाइलेशंस के बाद एक हेड्रॉन बचा। ये हेड्रॉन्स ही आगे चलकर गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ का बेस बने। फिर 1 सेकंड गुजर गया शुरुआत के बाद। यूनिवर्स सब कुछ लाइट ईयर्स तक एक्सपैंड हो चुका है, सन से उसके नज़दीक के तारे तक की दूरी जितना। अभी भी इतना गर्म है कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स बन और बिगड़ रहे हैं। पर यूनिवर्स के ठंडा होते ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हर प्रोटॉन के साथ फ्रीज हो गया। जब टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री से नीचे गिरा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलकर एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाए। 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम, थोड़े से ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और लिथियम के साथ। फिर 2 मिनट हो गए शुरुआत से। अगले 3,80,000 सालों तक हमारे पार्टिकल सूप में कुछ खास नहीं होगा। इस दौरान टेम्परेचर इतना गर्म रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स के बीच आराम से घूमते रहेंगे, एक दूसरे से टकराते हुए। पर यह आज़ादी तब खत्म हो जाएगी जब यूनिवर्स का टेम्परेचर 3000 केल्विन से नीचे गिर जाएगा, जो सूर्य के सरफेस टेम्परेचर का आधा है, और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाएंगे। इस मिलन के बाद एक रोशनी का समुद्र बचेगा जो आसमान में हमेशा के लिए छप जाएगा, और प्राइमोर्डियल यूनिवर्स में पार्टिकल्स और एटम्स की फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। पहले 1 बिलियन सालों तक यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होता रहा, और मैटर इकट्ठा होते होते गैलेक्सीज बन गए। लगभग 100 मिलियन गैलेक्सीज बनी, और हर एक में 100 बिलियन से ज़्यादा तारे हैं जो अपने कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। जो तारे सूर्य के मास से 10 गुना ज़्यादा हैं, उनमें इतना प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि हाइड्रोजन से भरी एलिमेंट्स बन जाते हैं, ये जो प्लैनेट्स और लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ये एलिमेंट्स वहीं पर रख जाते जहां बने थे तो ये बिल्कुल बेकार होते। पर बड़े स्टार्स अपने एंड में फटकर एक्सप्लोड कर जाते हैं और अपनी केमिकल एनरिच्ड मटेरियल्स को गैलेक्सी में फैला देते हैं। 9 बिलियन सालों के एनरिचमेंट के बाद यूनिवर्स के एक नॉर्मल से कोने में, वर्गो सुपर क्लस्टर के आउटस्कर्ट्स में, एक नॉर्मल सी गैलेक्सी, मिल्की वे के एक नॉर्मल से हिस्से में, ओरायन आर्म के एक नॉर्मल सा तारा, एक सन पैदा हुआ, हमारा सूर्य। जिस गैस क्लाउड से सूर्य बना उसमें इतने हैवी एलिमेंट्स थे कि वो ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने लगा। कुछ रॉकी और गैसियस प्लैनेट्स, लाखों एस्ट्रॉयड्स और अरबों कॉमेट्स। पहले कई मिलियन सालों तक बची हुई डेब्रीज बड़े बॉडीज पर गिरती रहीं, हाई स्पीड इम्पैक्ट्स के साथ, जो रॉकी प्लैनेट्स के सरफेस को पिघला देती थी और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को रोक देती थी। जब सोलर सिस्टम में एक्रीटेबल मैटर कम हो गया तो प्लैनेट्स ठंडे होने लगे। जो प्लैनेट हम अर्थ कहते हैं वो सूर्य के आसपास एक ऐसे जोन में बना जहां टेम्परेचर इतना सही था कि समुद्र लिक्विड फॉर्म में रहे। अगर अर्थ सूर्य के और पास होता तो समुद्र इवेपोरेट हो जाते, अगर दूर होता तो समुद्र जम जाते। दोनों ही केसेस में लाइफ जैसी हम जानते हैं कभी नहीं बनती। केमिकली रिच लिक्विड ओशंस में एक अब तक नहीं पता चली प्रोसेस से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइफ में ट्रांजिशन कर लिया। इस प्राइमोर्डियल सूप में सिंपल एनएरोबिक बैक्टीरिया छा गए, ऐसे लाइफ फॉर्म्स जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं पर अपनी बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इस अर्ली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने अर्थ के कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया, जिससे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स पानी और ज़मीन पर छा गए। यही ऑक्सीजन एटम्स जो अक्सर पेयर्स में होते हैं O2 और 3 मिलकर ओजोन यानी O3 बनाते हैं, जो अपर एटमॉस्फेयर में एक शील्ड की तरह काम करते हैं, सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट फोटॉन से अर्थ को बचाते हैं।
अर्थ पर लाइफ की अच्छी डाइवर्सिटी का क्रेडिट कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ कार्बन को जाता है और उन गिनती से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स को जो कार्बन बेस्ड हैं। कोई शक नहीं कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की वैरायटी सभी तरह के मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, पर लाइफ फ्रेजाइल है। कभी कभी अर्थ से टकराते बड़े कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स, जो पहले आम बात थी, हमारे इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं। केवल 65 मिलियन साल पहले अर्थ की पुरानी लाइफ का 2% भी नहीं, एक 10 ट्रिलियन टन का एस्ट्रॉयड यूकेटन पेनिनसुला में टकरा गया और 70% से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स को ख़त्म कर दिया, इंक्लूडिंग बड़े डायनासोर्स। एक्सटिंक्शन। इस इकोलॉजिकल कैटेस्ट्रोफी ने हमारे मैमल एंसेस्टर्स को नए मौके दिए, वरना वो टीरेक्स के स्नैक से बनते रहते। इन मैमल्स में एक बिग ब्रेन्ड ब्रांच यानी प्राइमेट्स ने इवॉल्व करके एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बनाई, होमो सेपियंस की, जो साइंस और यूनिवर्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझने लगे। पहले सब कुछ से पहले क्या हुआ, शुरुआत से पहले क्या था? एस्ट्रोफिजिसिस्ट को कोई आइडिया नहीं, या फिर हमारे सबसे क्रिएटिव आइडियाज एक्सपेरिमेंटल साइंस से दूर हैं। कुछ रिलीजियस लोग ये कहते हैं कि बड़े धूमधाम के साथ कि ज़रूर किसी चीज़ ने सब कुछ शुरू किया होगा, एक ऐसी ताकत जो सबसे बड़ी है, जिसमें से सब कुछ निकलता है, एक प्राइम मूवर। उनके लिए वो चीज़ ऑब्वियसली गॉड है। पर क्या हो अगर यूनिवर्स हमेशा से हो, एक ऐसे स्टेट में जो अब तक नहीं समझी गई, जैसे एक मल्टीवर्स जो नई नई यूनिवर्सेस को जन्म देता हो। या क्या हो अगर यूनिवर्स बस अचानक से शून्य से आ गया हो? या क्या हो अगर सब कुछ एक सुपर इंटेलिजेंट एलियन स्पीसीज के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो? ये फिलोसॉफिकल आइडियाज अक्सर किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करते, पर ये हमें याद दिलाते हैं कि इग्नोरेंस एक रिसर्च साइंटिस्ट की नेचुरल स्टेट होती है। जो लोग समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कभी यूनिवर्स के नोन और अननोन की बाउंड्री तक पहुंचा भी नहीं। जो हमें पता है और जो हम बिना हिचकिचाहट के कह सकते हैं, वो ये है कि यूनिवर्स की एक शुरुआत थी। यूनिवर्स अब भी इवॉल्व कर रहा है। और हाँ, हमारे बॉडी के हर एटम की रूट बिग बैंग और उन हाई मास स्टार्स के थर्मोन्यूक्लियर फर्नेसेस में है, जो 5 बिलियन साल पहले एक्सप्लोड हुए थे। हम स्टारडस्ट हैं जो जिंदा हो गए, और यूनिवर्स ने हमें अपने आप को समझने की ताकत दी है, और हम बस शुरुआत कर रहे हैं। सर आइजैक न्यूटन ने जब तक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा नहीं था, किसी को ये नहीं लगता था कि अर्थ पर जो फिजिक्स के लॉज हैं वो यूनिवर्स में भी वही हैं। अर्थ की अपनी चीज़ें चल रही थी और आसमान में अपनी। उस टाइम की क्रिश्चियन टीचिंग्स के हिसाब से गॉड आसमान को कंट्रोल करते हैं, जो हम इंसानों के दिमाग से परे है। पर न्यूटन ने जब मोशन को समझाने वाले रूल दिए तो कुछ थियोलॉजियंस ने उनको क्रिटिसाइज किया। अब तक तो क्रिएटर के पास कुछ करने को ही नहीं बचा। न्यूटन ने यह समझ लिया कि ग्रेविटी चीज़ों को पेड़ से नीचे गिराती है, वही ग्रेविटी छोड़ी गई चीज़ों को कर्व्ड पाथ पर चलाती है और मून को अर्थ के ऑर्बिट में घूमने देती है। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट को भी सन के ऑर्बिट में रखता है और मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों करोड़ों स्टार्स को ऑर्बिट में घूमने देता है। फिजिक्स लॉज की ये यूनिवर्सैलिटी ही साइंटिफिक डिस्कवरी को आगे बढ़ाती है, और ग्रेविटी भी शुरुआत थी। सोचिए 19th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर्स कितने एक्साइटेड हुए जब लेबोरेटरी में प्रिज्म्स, जो लाइट को कलर्स के स्पेक्ट्रम में तोड़ते हैं, सन पर यूज किए गए। स्पेक्ट्रम सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और कंपोजिशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। केमिकल एलिमेंट्स अपनी यूनिक लाइट या डार्क बैंड से अपनी पहचान देते हैं। जब ये पता चला कि सन के केमिकल सिग्नेचर्स लेबोरेटरी के सिग्नेचर्स के जैसे ही हैं, तो सब हैरान और खुश हो गए। ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि फिजिक्स के लॉज जो ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स सन पर बनाते हैं, वही लॉज अर्थ पर भी काम करते हैं, जो 93 मिलियन माइल्स दूर है।
इस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी ने इतना फर्टाइल आइडिया दिया कि इससे उल्टा भी अप्लाई किया गया। सन के स्पेक्ट्रम में एक ऐसा एलिमेंट मिला जो अर्थ पर कभी देखा नहीं गया था, क्योंकि वो सन का था। उसका नाम ग्रीक वर्ड हेलियोस यानी सन से हीलियम रखा गया। बाद में वो लैब में भी मिला। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में फिजिक्स लॉज काम करते हैं, पर क्या गैलेक्सी के हर कोने में भी करते हैं? यूनिवर्स के हर कोने में, टाइम के हर फेज में धीरे धीरे लॉज को टेस्ट किया गया। पास के तारे भी फेमिलियर केमिकल्स दिखाते हैं। दूर के बाइनरी स्टार्स जो एक दूसरे के ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूटन की ग्रेविटी लॉस को फॉलो करते हैं। और जैसे जियोलॉजिस्ट्स के स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्स अर्थ के इवेंट्स का टाइमलाइन देते हैं, वैसे ही जितना दूर स्पेस में देखें उतना पीछे टाइम में देखते हैं। यूनिवर्स के दूर के ऑब्जेक्ट्स के स्पेक्ट्रा में वही केमिकल सिग्नेचर्स हैं जो पास के ऑब्जेक्ट्स में दिखते हैं। ऑफ कोर्स यूनिवर्स में सब चीज़ें अर्थ जैसी नहीं हैं। आपने कभी ग्लोइंग मिलियन डिग्री प्लाज्मा के क्लाउड में नहीं घूमा होगा, न किसी ब्लैक होल को सड़क पर देखा होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन चीज़ों को समझने वाली फिजिक्स लॉज यूनिवर्सल हैं। जब स्पेक्ट्रल एनालिसिस को इंटरस्टेलर नेबुले पर लगाया गया तो एक सिग्नेचर मिला जो अर्थ पर नहीं मिलता था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इसे नेबुलियम नाम दिया और बाद में पता चला कि ये बस ऑर्डिनरी ऑक्सीजन का सिग्नेचर था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ऐसा बिहेव कर रहा था। ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ फिजिकल लॉज हमें बताते हैं कि अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ पाएं तो वहां भी वही लॉज होंगे जो अर्थ पर हैं, चाहे उनके सोशल और पॉलिटिकल बिलीव्स अलग हों। और अगर एलियन से बात करनी हो तो साइंस की लैंग्वेज बेस्ट बेट है। 1970s में पायोनियर 10, 11 और वोयेजर 1-2 स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटी असिस्ट के साथ सोलर सिस्टम से बाहर भेजा गया। पायोनियर पर एक गोल्डन प्लेग था जो सोलर सिस्टम, मिल्की वे की लोकेशन और हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को दिखाता था। वोयेजर के साथ एक गोल्ड रिकॉर्ड एल्बम भी था जिसमें अर्थ के साउंड्स थे, ह्यूमन हार्ट बीट, वेल सॉन्ग्स और म्यूजिक जैसे बीथोवन और चक बेरी। साइंस फिजिकल कांस्टेंट्स के होने और उनके सेम रहने पर भी चलती है। ग्रेविटी का कांस्टेंट, जिसे नील ने बिग जी कहा है, न्यूटन के इक्वेशन में ग्रेविटी की स्ट्रेंथ बताती है। लाइट की स्पीड सबसे फेमस कांस्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को पार नहीं कर सकता। साइंस में डिबेट होती है, पर जब भी किसी फिजिकल लॉ की बात आती है डिबेट शॉर्ट हो जाती है। जैसे परपेचुअल मोशन मशीन का आइडिया कभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को तोड़ता है। फिजिक्स लॉस के होने का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि उन्हें फॉलो करवाने के लिए कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं चाहिए। नील कहते हैं कि वो कभी एक टी शर्ट पहने थे जिसमें लिखा था ओबे ग्रेविटी। यूनिवर्स के हर कोने में फंडामेंटल कांस्टेंट्स और फिजिकल लॉज सेम हैं, ना तो वो टाइम डिपेंडेंट हैं और ना ही लोकेशन डिपेंडेंट। जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा एंटी साइक्लोन और अर्थ पर तूफान दोनों सेम फिजिकल प्रोसेसेस से बनते हैं। कंजर्वेशन लॉज भी यूनिवर्सल हैं, जैसे मास और एनर्जी, मोमेंटम और इलेक्ट्रिकल चार्ज कंजर्व रहते हैं। पर सब कुछ परफेक्ट नहीं है। यूनिवर्स में 85% ग्रेविटी का सोर्स डार्क मैटर है जो सिर्फ अपनी ग्रेविटी से दिखाई देता है। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट को लगता है कि शायद न्यूटन की ग्रेविटी को मॉडिफाई करना पड़े। एक दिन अगर पता चले कि न्यूटन की ग्रेविटी में एडजस्टमेंट चाहिए तो भी ठीक है। आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन की ग्रेविटी को एक्सपेंड किया था हाई मास ऑब्जेक्ट्स पर। नॉर्मल ग्रेविटी के केसेस में न्यूटन का लॉ काम करता है और यही लॉ हमें मून तक ले गया और वापस अर्थ पर लाता है। साइंटिस्ट के नज़र में फिजिकल लॉज की यूनिवर्सैलिटी यूनिवर्स को सिंपल और समझने लायक बनाती है, पर ह्यूमन नेचर समझना उससे ज़्यादा मुश्किल है। फिजिक्स के लॉज को मानिए या न मानिए वो हर जगह लागू होते हैं, बाकी सब कुछ बस ओपिनियन है।
बिग बैंग के बाद कॉस्मोस का मेन काम एक्सपेंशन करना था, जिससे एनर्जी की कंसंट्रेशन कम होती गई। हर पल यूनिवर्स थोड़ा बड़ा, थोड़ा ठंडा और थोड़ा कम रोशनी वाला होता गया। इस दौरान मैटर और एनर्जी एक ओपेक सूप में साथ साथ थे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को हर तरफ बिखरा रहे थे। 3,80,000 साल तक यही चलता रहा। उस वक्त फोटॉन्स ज्यादा दूर नहीं जा पाते थे, क्योंकि हर कुछ नैनो या पिको सेकेंड्स में किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते थे। उस समय अगर आप यूनिवर्स को देखने की कोशिश करते तो नहीं देख पाते। आप जो भी फोटोन देखते वो बिल्कुल आपकी नाक के सामने किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा कर आया होता। इसलिए पूरा यूनिवर्स एक चमकदार ओपेक फॉग की तरह लगता। सूर्य और बाकी तारे भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। जब टेम्परेचर कम होता है, पार्टिकल्स धीरे चलने लगते हैं, और जब यूनिवर्स का टेम्परेचर रेड हॉट 3000 केल्विन से कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इतने धीरे हो गए कि वो पास से गुजर रहे प्रोटॉन्स के साथ जुड़ गए और पूरे एटम्स बन गए। अब फोटॉन्स को आज़ादी मिल गई और वो अनइंटरप्टेड यूनिवर्स में सफ़र करने लगे। ये कॉस्मिक बैकग्राउंड एक डेजलिंग सिजलिंग अर्ली यूनिवर्स की बची हुई रोशनी है, और इसका टेम्परेचर वो फोटॉन्स डिसाइड करते हैं जो स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे जैसे कॉस्मोस कूल होता गया, विजिबल लाइट फोटॉन्स ने एनर्जी खो दी और इंफ्रारेड फोटॉन्स में बदल गए। पर फोटॉन्स अपनी रोशनी होना नहीं छोड़ते। आज यूनिवर्स अपनी ओरिजिनल साइज से 1000 टाइम्स एक्सपैंड हो चुका है और कॉस्मिक बैकग्राउंड भी 1000 टाइम्स ठंडा हो चुका है। पहले जो विजिबल लाइट फोटॉन्स थे, अब वो 1/1000th एनर्जी के साथ माइक्रोवेव्स बन चुके हैं। इसी वजह से आज हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB कहते हैं। जब कोई चीज़ हीट की वजह से ग्लो करती है तो वो स्पेक्ट्रम के हर पार्ट में लाइट देती है, पर पीक कहीं एक जगह पर होता है। घर के बल्ब्स जो ग्लोइंग मेटल फिलामेंट्स यूज करते हैं, उनकी पीक इंफ्रारेड में होती है, इसलिए वो विजिबल लाइट में कम और हीट में ज्यादा एनर्जी निकालते हैं। LED लाइट्स विजिबल लाइट को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं बिना एनर्जी वेस्ट किए। CMB भी ऐसे ही रेडिएंट और कूलिंग ऑब्जेक्ट्स का प्रोफाइल दिखाता है। माइक्रोवेव्स में पीक करता है, पर कुछ रेडियो वेव्स और थोड़ी बहुत हायर एनर्जी फोटॉन्स में देता है। 20th सेंचुरी के बीच में कॉस्मोलॉजी में ज़्यादा डेटा नहीं था, तो क्लेवर और विशफुल आइडियाज़ बने रहे। रशियन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉर्ज गैमोव और उनके कलीग्स ने 1940s में CMB की एग्जिस्टेंस प्रिडिक्ट की थी। पर एक्यूरेट टेम्परेचर कैलकुलेट करने का क्रेडिट रैल्फ एल्फर और रॉबर्ट हर्मन को जाता है। उन्होंने 5 केल्विन टेम्परेचर प्रिडिक्ट किया, पर एक्चुअल टेम्परेचर 2.7 केल्विन है। हर्मन और एल्फर ने एटॉमिक फिजिक्स को अर्ली यूनिवर्स के कंडीशंस पर अप्लाई किया और बिलियंस ऑफ ईयर्स फॉरवर्ड कैलकुलेट करके यूनिवर्स का टेम्परेचर निकाला। ये प्रेडिक्शन एक ह्यूमन इनसाइट की जीत थी। पहली बार CMB को डायरेक्टली 1964 में एर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने डिटेक्ट किया, जब बेल लैब्स के हॉर्न शेप्ड एंटीना में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नॉइज देखी। उन्हें लगा ये नॉइज पिजन पूप की वजह से है, और क्लीन करने के बाद भी सिग्नल रहा। ये एक्सेस एंटीना टेम्परेचर का सिग्नल CMB ही निकला, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। 1978 में पेंजियास और विल्सन को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। 2006 में जॉन C. मैथर और जॉर्ज F. स्मूट को CMB को स्पेक्ट्रम के बड़े रेंज में स्टडी करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। जब हम दूर के गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम पुराने समय को देखते हैं। दूर की गैलेक्सीज में CMB टेम्परेचर हमारे CMB टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो यंगर और हॉटर यूनिवर्स में है। सायानोजेन मॉलिक्यूल माइक्रोवेव से एक्साइट होते हैं। अगर किसी दूर के गैलेक्सी में माइक्रोवेव्स ज़्यादा गर्म है तो सायानोजेन भी ज़्यादा एक्साइटेड होगा और
हमने ऐसा ही ऑब्जर्व किया। यूनिवर्स ओपेक था जब तक 3,80,000 साल नहीं बीत गए। उसके बाद ही फोटॉन्स को फ्री होकर ट्रेवल करने का मौका मिला। जो फोटॉन्स एस्केप कर पाए उन्होंने सरफेस ऑफ लास्ट स्कैटर बनाया, जहां हर एटम बना एक इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक न्यूक्लियस के जुड़ने से। कुछ रीजन्स में ग्रेविटी ज्यादा थी तो वहां मैटर इकट्ठा होने लगा और यही गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स बनाने की शुरुआत थी। सीएमबी को डिटेल में मैप करने पर हमें स्लाइटली हॉटर और कूलर स्पॉट्स मिले, जो हमें बताते हैं कि अर्ली यूनिवर्स में मैटर कैसे था। सीएमबी पैटर्न्स को समझने से हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मात्रा भी निकाल सकते हैं। ये हमें ये भी बताता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहेगा या नहीं। ऑर्डिनरी मैटर वो है जो हमारी बॉडी और दुनिया की चीजों में होता है। डार्क मैटर के पास ग्रेविटी है पर वो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। डार्क एनर्जी वैक्यूम में एक प्रेशर बनाती है जो ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है, यूनिवर्स को और तेज एक्सपैंड करवाता है। हमारे पास यूनिवर्स के बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है, पर ज्यादातर यूनिवर्स अभी भी एक मिस्ट्री है। पर सीएमबी ने कॉस्मोलॉजी को माइथोलॉजी से निकालकर साइंस बना दिया। कॉस्मोलॉजिस्ट को अब रियल डेटा मिला और हर नए ऑब्जर्वेशन से थियरीज को सही या गलत प्रूफ करना पॉसिबल हो गया। साइंस को मैच्योरिटी तब मिलती है जब डेटा के साथ थियरीज को टेस्ट किया जा सके। सीएमबी ने कॉस्मोलॉजी को एक मॉडर्न साइंस बनाने में मदद की। यूनिवर्स के टोटल कंपोनेंट्स में गैलेक्सीज ही वो चीजें हैं जो ज्यादातर काउंट होती हैं। आज के एस्टिमेट के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ये चमकदार और खूबसूरत गैलेक्सीज अंधेरे स्पेस में तारे की तरह चमक रही हैं, जैसे रात को शहर की रोशनी। पर स्पेस की वॉइड कितनी खाली है, सिर्फ इसलिए कि गैलेक्सीज सामने हैं और लगता है कि बस यही इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि गैलेक्सीज के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग या यूनिवर्स के इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें ना हो। हमारी स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी मिल्की वे अपनी स्पिल्ड मिल्क जैसी अपीयरेंस की वजह से ये नाम पाई। जब रात के आसमान में नंगे आंखों से देखा गया, गैलेक्सी शब्द भी ग्रीक वर्ड गैलेक्सिया से आया है, जो मिल्की मतलब दुधिया को दिखाता है। हमारी नजदीकी गैलेक्सीज का पेयर जो 6 लाख लाइट ईयर्स दूर है, छोटी और अजीब शेप वाली है। फर्डिनेंड मगिलन ने अपनी दुनिया भर की यात्रा 1519 के दौरान इन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड किया। इनके नाम लार्ज और स्मॉल मैगलेनिक क्लाउड्स रखे गए। सबसे नजदीक बड़ी गैलेक्सी जो मिल्की वे से भी बड़ी है, वो 20 लाख लाइट ईयर्स दूर है और उसका नाम एंड्रोमेडा है। अगर टेलीस्कोप्स नहीं होते तो हम गैलेक्सीज के बीच के स्पेस को खाली ही मान लेते। मॉडर्न डिटेक्टर्स और थियरीज की मदद से हमें पता चला कि गैलेक्सीज के बीच कई ऐसी चीजें हैं जो देखने में मुश्किल हैं, जैसे ड्वार्फ गैलेक्सीज, रनअवे स्टार्स, एक्सरे एमिटिंग गैस, डार्क मैटर, फेंट ब्लू गैलेक्सीज, ग्लेस क्लाउड्स, हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स और क्वांटम वैक्यूम एनर्जी। हर स्पेस के सर्वेड वॉल्यूम में ड्वार्फ गैलेक्सीज बड़ी गैलेक्सीज से 10 गुना ज्यादा होती हैं। ड्वार्फ गैलेक्सीज में फुल ब्लडेड गैलेक्सीज की तरह करोड़ों तारे नहीं होते, बल्कि कभी कभी बस 10 लाख तक होते हैं। इसलिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये छोटी गैलेक्सीज डिम और अजीब शेप वाली होती हैं, इसलिए उनको देखना मुश्किल है जब स्पाइरल गैलेक्सीज सबका ध्यान खींच लेती हैं। ज्यादातर ड्वार्फ गैलेक्सीज बड़ी गैलेक्सीज के आसपास सैटेलाइट की तरह ऑर्बिट करती हैं, जैसे मैगलेनिक क्लाउड्स मिल्की वे की ड्वार्फ फैमिली का हिस्सा है। सैटेलाइट गैलेक्सीज काफी खतरे में रहती हैं, क्योंकि कभी कभी बड़ी गैलेक्सी उनको तोड़कर अपने अंदर मिला लेती है। पिछले 1 बिलियन सालों में मिल्की वे ने एक ड्वार्फ गैलेक्सी को निगल लिया, जिसका नाम
सैगिटेरियस ड्वार्फ है। गैलेक्सी क्लस्टर्स में दो या ज़्यादा बड़ी गैलेक्सीज टकराती हैं और एक बड़ा मेस छोड़ जाती हैं। स्पाइरल स्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं, नए स्टार फॉर्मिंग रीजन्स बनते हैं और कुछ तारे ग्रेविटी से निकलकर आज़ाद हो जाते हैं। गैलेक्टिक क्लस्टर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सरे सेंसिटिव टेलीस्कोप्स ने ऐसा गैस डिटेक्ट किया जो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्रीज पर होता है। ये गैस इतना गर्म है कि एक्सरे स्पेक्ट्रम में ग्लो करता है और गैस के टोटल मास को कैलकुलेट करने पर पता चला कि ये गैलेक्सीज के टोटल मास से भी 10 गुना ज़्यादा है। क्लस्टर्स में डार्क मैटर भी बहुत ज़्यादा है जो और 10 गुना मास इंक्रीज कर देता है। अगर हम मास को लाइट की जगह डिटेक्ट करते तो गैलेक्सीज क्लस्टर्स में छोटे छोटे ब्लिप्स लगते एक बड़े ग्रेविटेशनल ब्लॉब के बीच में। स्पेस के बाहर क्लस्टर्स के अलावा कई गैलेक्सीज हैं जो पहले ज़्यादा थी। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया उन गैलेक्सीज का ब्लू कलर और फेंट हो गया। अब वो दिखाई नहीं देती पर उनका असर कॉमिक हिस्ट्री में है। सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स जैसे क्वाज़ार्स की लाइट स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन क्लाउड्स दिखाती है। हर क्वाज़ार में हाइड्रोजन फीचर्स दिखाई दिए हैं जो प्रूफ हैं कि हाइड्रोजन क्लाउड्स यूनिवर्स में हर जगह हैं। कभी कभी क्वाज़ार लाइट ग्रेविटी के जोन से गुजरती है जो उसके इमेज को बिगाड़ देती है। जैसे जैसे मास बढ़ता है ग्रेविटी भी बढ़ती है और स्पेस कर्व होता है। ये कर्व स्पेस लाइट के पाथ को भी चेंज कर सकता है जैसे एक लेंस के थ्रू गुजरते वक्त होता है। एक सबसे दूर का ऑब्जेक्ट जो नोन है वो एक ऑर्डिनरी गैलेक्सी है जिसका लाइट ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण बढ़ा हुआ है। शायद आने वाले टाइम में ये इंटरगैलेक्टिक टेलीस्कोप्स हमारे यूनिवर्स को देखने में मदद करें। इंटरगैलेक्टिक स्पेस में जाना हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। वहाँ टेम्परेचर सिर्फ 3 केल्विन है जो आपको फ्रीज कर देगा और एटमॉस्फेयर की कमी से खून की सेल्स फट सकती हैं और वहाँ सुपर डुपर हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज भी मिलती हैं जो 99.9999999999% ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही होती हैं। ये पार्टिकल्स इतनी एनर्जी रखते हैं कि एक गोल्फ बॉल को पुटिंग स्क्रीन से कब तक मार सकती हैं। वैक्यूम एनर्जी भी इंटरगैलेक्टिक स्पेस में है। अनडिटेक्टेबल मैटर एंटी मैटर पेयर्स जो कभी एग्जिस्ट करते हैं और कभी नहीं। ये आउटवर्ड प्रेशर बनाती है जो ग्रेविटी के अपोजिट होती हैं और यूनिवर्स को और तेज एक्सपेंड करवाती है। हाँ, इंटरगैलेक्टिक स्पेस में एक्शन अब भी है और हमेशा रहेगा। ग्रेविटी नेचर की सबसे जानी पहचानी फोर्स है। एक तरफ बेस्ट है और दूसरी तरफ सबसे कम समझी गई चीज भी है। आइजैक न्यूटन ने यह समझाया कि ग्रेविटी का एक्शन एट अ डिस्टेंस हर एक मैटर के इफेक्ट से होता है और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स को एक सिंपल इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको और एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी एक वाप है स्पेस टाइम के फैब्रिक में जो मैटर और एनर्जी के कॉम्बिनेशन से बनती है। आइंस्टीन ने दिखाया कि न्यूटन की थियरी को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, जैसे ये प्रिडिक्ट करना कि जब लाइट रेज किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती हैं तो वो कितनी बेंड होंगी। पर हम अब तक ये नहीं जाने कि यूनिवर्स में जितनी ग्रेविटी हम मेजर करते हैं उसका 85% ऐसी चीज़ों से आता है जो हमारे मैटर या एनर्जी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। शायद ये ग्रेविटी किसी और कॉन्सेप्चुअल चीज़ से आती हो। हम बेसिकली क्लूलेस हैं। ये मिसिंग मास प्रॉब्लम सबसे पहले 1937 में स्विस अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रिट्ज ज़्विकी ने एनालाइज किया था। उन्होंने गैलेक्सी क्लस्टर्स में इंडिविजुअल गैलेक्सीज की मूवमेंट्स को स्टडी किया। कॉमा क्लस्टर जो अर्थ से 300 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसमें 1000 गैलेक्सीज हैं जो बी हाइव जैसे क्लस्टर्स के सेंटर के आसपास घूम रही हैं।
जुकी ने देखा कि इन गैलेक्सीज की स्पीड एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा थी, मतलब वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी। पर जितनी विजिबल गैलेक्सीज थीं उनका टोटल मास इतनी ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी नहीं था। प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि लगता था ग्रेविटी के नॉन लॉज यहाँ फेल हो गए। सोलर सिस्टम में तो ये लॉज सही काम करते हैं, पर यहाँ नहीं। जुकी ने यह भी देखा कि गैलेक्सीज की स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा थी, मतलब क्लस्टर को तो टूट जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। डिकेड्स के बाद और क्लस्टर्स में भी सेम प्रॉब्लम दिखने लगी, तो समझ में आया कि यह सिर्फ कॉमा क्लस्टर की प्रॉब्लम नहीं थी। डार्क मैटर नाम दिया गया इस चीज को, क्योंकि यह मैटर नहीं दिखाई देता पर ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है। 1976 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट वेरा रूबिन ने स्पाइरल गैलेक्सीज में भी सेम मास एनॉमली देखी। उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के सेंटर से दूर तारे भी हाई स्पीड में घूम रहे हैं, जबकि वहां विजिबल मैटर कम है। उन्होंने करेक्टली रीजन किया कि गैलेक्सी के बाहर वाले रीजन्स में भी डार्क मैटर होगा, जो डार्क मैटर हेलियोज कहलाते हैं। यह प्रॉब्लम हमारे मिल्की वे में भी है। डार्क मैटर और विजिबल मैटर के मास में गैप 6 गुना है, मतलब यूनिवर्स में डार्क मैटर का ग्रेविटी विजिबल मैटर से 6 गुना ज्यादा है। डार्क मैटर को ऑर्डिनरी मैटर मानकर समझने की कोशिश की गई, पर यह कोई भी फेमिलियर कैंडिडेट नहीं निकला। न तो ये ब्लैक होल्स हैं, न डार्क क्लाउड्स, न रोग प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स या कॉमेट्स। यूनिवर्स में स्टार्स के मुकाबले 6 गुना प्लैनेट्स बनाना मुश्किल है। और भी एविडेंस मिले हाइड्रोजन और हीलियम के रेशियो से, जो अर्ली यूनिवर्स का फिंगरप्रिंट है। बिग बैंग के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन ने एक हीलियम न्यूक्लियस हर 10 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए बनाया। अगर डार्क मैटर न्यूक्लियर फ्यूजन में इन्वॉल्व होता तो हीलियम की मात्रा और ज़्यादा होती। मतलब डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्सेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। डार्क मैटर ग्रेविटी तो क्रिएट करता है, पर उसके अलावा कुछ नहीं करता। हम ये भी नहीं जानते कि ग्रेविटी और मास का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। शायद डार्क मैटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ग्रेविटी को समझने में प्रॉब्लम है। डार्क और ऑर्डिनरी मैटर के बीच का डिफरेंस हर एस्ट्रोफिजिकल एनवायरनमेंट में अलग होता है, पर जब बात बड़ी चीज़ों की आती है, जैसे गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स, तो यह डिफरेंस सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। छोटी चीज़ों जैसे मून्स और प्लैनेट्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। अर्थ की सरफेस ग्रेविटी सिर्फ उस चीज़ से एक्सप्लेन हो जाती है जो हमारे पैरों के नीचे है, पर अगर आपका वजन ज़्यादा है तो डार्क मैटर को दोष मत दीजिए। डार्क मैटर का मून के ऑर्बिट या प्लैनेट्स के सन के आसपास घूमने पर भी कोई असर नहीं है, पर जैसे हमने देखा गैलेक्सी के सेंटर के आसपास स्टार्स की मूवमेंट को समझने के लिए ये ज़रूरी है। क्या गैलेक्सी स्केल पर कोई अलग ग्रेविटेशनल फिजिक्स काम करती है? शायद नहीं। ज़्यादा चांसेस हैं कि डार्क मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका नेचर हम अब तक नहीं समझ पाए, और ये ऑर्डिनरी मैटर के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्यूज होती है। वरना हम कंसंट्रेटेड डार्क मैटर चंक्स देखते, जैसे डार्क मैटर कॉमेट्स, प्लैनेट्स या गैलेक्सीज, पर अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला। हमें बस ये पता है कि यूनिवर्स में जो मैटर हम जानते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ का स्टफ, वो बस एक हल्की सी कोटिंग है एक कॉस्मिक केक पर, जो एक बड़े कॉस्मिक ओशन में तैर रही है, जिसमें ज़्यादातर कुछ दिखाई नहीं देता। बिग बैंग के बाद के पहले आधे मिलियन सालों में मैटर ने ब्लॉब्स बनाना शुरू कर दिया, जो आगे जाके गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनने वाले थे। लेकिन अगले आधे मिलियन सालों में कॉस्मोस अपनी साइज डबल कर गया और उसके बाद भी बढ़ता रहा। यूनिवर्स में 2 अपोजिंग इफेक्ट्स थे। ग्रेविटी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहती थी
और एक्सपेंशन उनको फैलाना चाहता था। अगर मैथ की जाए तो पता चलता है कि सिर्फ ऑर्डिनरी मैटर की ग्रेविटी इस बैटल में जीत नहीं पाती। उसको डार्क मैटर की मदद चाहिए थी। बिना डार्क मैटर के यूनिवर्स में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, न क्लस्टर्स, न गैलेक्सीज, न स्टार्स, न प्लैनेट्स और न लोग। डार्क मैटर की ग्रेविटी कितनी चाहिए थी? ऑर्डिनरी मैटर के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा। बस इतना ही जितना हम यूनिवर्स में मेजर करते हैं। ये एनालिसिस ये नहीं बताती कि डार्क मैटर क्या है, पर यह ज़रूर बताती है कि उसका इफेक्ट रियल है और हम चाहे जितनी कोशिश कर लें इस ग्रेविटी को ऑर्डिनरी मैटर पर थोप नहीं सकते। डार्क मैटर हमारा फ्रे एनिमी है। हमें ये नहीं पता ये क्या है। थोड़ा इरिटेटिंग है, पर कैलकुलेशंस में यह ज़रूरी है अगर हमें यूनिवर्स को एक्यूरेटली समझना है। साइंटिस्ट्स तभी कंफर्टेबल फील करते हैं जब वो उन चीज़ों पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं जो वो समझते हैं, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। डार्क मैटर इसका पहला एग्जाम्पल नहीं है। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने सन के एनर्जी आउटपुट को मेजर किया था और उसके इफेक्ट को सीजन्स और क्लाइमेट पर देखा था, जबकि उस समय किसी को नहीं पता था कि ये एनर्जी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। तब कुछ लोगों ने सोचा था कि सन एक बर्निंग कोयल का गोला है। कुछ लोग डार्क मैटर को 19th सेंचुरी के ईथर के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करते हैं, एक ऐसी मीडियम जो वैक्यूम में लाइट को ट्रेवल करने में मदद करती है। पर 1887 में एक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। लाइट बिना किसी मीडियम के भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। डार्क मैटर की इग्नोरेंस और ईथर की इग्नोरेंस में फर्क है। ईथर एक प्लेस होल्डर था, जबकि डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस ऑब्जर्वेशनल फैक्ट से आती है। हमने डार्क मैटर को बस इमेजिनेशन से नहीं बनाया, हमने उसके ग्रेविटी इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया है। डार्क मैटर उतना ही रियल है जितना दूसरे तारे के आसपास ऑर्बिट करने वाले एक्सोप्लैनेट्स हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है कि डार्क मैटर मैटर न हो, बल्कि कुछ और हो। शायद दूसरे डायमेंशन से फोर्सेस से आ रही हो। शायद हम एक फैंटम यूनिवर्स की ग्रेविटी को महसूस कर रहे हैं। शायद ये एक मल्टीवर्स का हिस्सा हो। ये अजीब लगता है, पर क्या ये उतना ही क्रेजी नहीं है जितना पहली बार सोचना कि अर्थ सन के आसपास घूमती है। डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट करने की कोशिश करते हुए 75 साल हो गए, पर अब तक पकड़ में नहीं आया। पार्टिकल फिजिसिस्ट को लगता है कि ये एक घोस्टली क्लास ऑफ पार्टिकल से बना है जो मैटर के साथ ग्रेविटी से इंटरेक्ट करते हैं, पर लाइट के साथ नहीं। न्यूट्रिनोस भी ऐसे ही पार्टिकल्स हैं जो वीकली इंटरेक्ट करते हैं। सन से हर सेकेंड, हर स्क्वायर इंच पर 100 बिलियन न्यूट्रिनोस निकलते हैं और बिना किसी इंटरेक्शन के आपके बॉडी से गुजर जाते हैं। शायद डार्क मैटर पार्टिकल्स भी ऐसे ही किसी रेयर इंटरेक्शन से डिटेक्ट हो जाए। डार्क मैटर का इफेक्ट रियल है, पर यह क्या है अभी तक नहीं पता। यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए न्यूक्लियाई नहीं बनाता। वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता जो न्यूट्रिनोस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता, ना ही डेंस बॉल्स बनाता है। लाइट को ना एब्जॉर्ब करता है, ना एमिट, ना रिफ्लेक्ट और ना स्कैटर। सिर्फ ग्रेविटी को इफेक्ट करता है और बस। फिलहाल हमें डार्क मैटर को एक स्ट्रेंज इनविजिबल दोस्त मानकर चलना पड़ेगा जब तक यूनिवर्स की कैलकुलेशंस में उसकी जरूरत है। नील किताब में आगे डार्क एनर्जी की बात करते हैं। यूनिवर्स में कुछ और मिस्टीरियस प्रेशर ढूंढ लिया गया है जो स्पेस के वैक्यूम से निकलता है और ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है। इसको नेगेटिव ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। यह प्रेशर आगे चलकर कॉस्मिक एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर देगा
मतलब यूनिवर्स और तेज फैलता रहेगा। 20th सेंचुरी फिजिक्स के सबसे अजीब आइडियाज के लिए आइंस्टीन को ब्लेम कर लीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन कभी लेबोरेटरी नहीं गए, ना उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया। वो एक थियरिस्ट थे जो थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे, इमेजिनेशन से नेचर को समझने की कोशिश करते थे। जर्मन में वर्ल्ड वॉर 2 के पहले लैब बेस्ड फिजिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी और थ्योरेटिकल फिजिक्स को कम। पर यह थ्योरेटिकल सैंडबॉक्स ही आगे जाके बहुत पावरफुल निकला। अगर किसी फिजिसिस्ट का मॉडल पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है तो उस मॉडल को मैनिपुलेट करना मतलब यूनिवर्स को मैनिपुलेट करना जैसा है। ऑब्जर्वर्स और एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स उस मॉडल के प्रेडिक्शंस को रियल यूनिवर्स में टेस्ट करते हैं। अगर मॉडल गलत हो तो रियल ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है और फिर थियरिस्ट को अपनी थियरी वापस ड्राइंग बोर्ड पर ले जानी पड़ती है। आइंस्टीन की सबसे पावरफुल थियरी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी 1916 में पब्लिश हुई थी। ये बताती है कि यूनिवर्स में सब कुछ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कैसे मूव करता है। लैब साइंटिस्ट्स हर कुछ सालों में नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को और एक्यूरेटली प्रूव कर देते हैं। 2016 में ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई जो आइंस्टीन ने पहले से प्रेडिक्ट की थी। ये वेव्स स्पेस टाइम में रिपल की तरह स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करती हैं, जैसे जब दो ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं। पहला ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन एक गैलेक्सी में दो ब्लैक होल्स के टकराव से आया जो 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थी। जब वो रिपल अर्थ पर पहुंचा तब तक कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व हो चुकी थी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। आइंस्टीन ने ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रेडिक्ट की थी और वो प्रेडिक्शन सही निकला। सच में आइंस्टीन एक जीनियस थे। शुरुआत में साइंटिफिक मॉडल्स हाफ बेक्ड होते हैं, मतलब उनमें कुछ चेंजेस की गुंजाइश होती है। जैसे कोपरनिकस ने सोचा था कि प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल में सन के आसपास घूमते हैं। आइडिया सही था, पर सर्कल की जगह एलिप्स होना चाहिए था। पर आइंस्टीन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में सब कुछ एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना जरूरी था। आइंस्टीन के इक्वेशंस में एक टर्म था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यानी लैम्डा, जो एक ऐसे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता था जो ना तो एक्सपैंड करता है और ना कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम सब लोग सोचते थे यूनिवर्स बस ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। लैम्डा का काम था ग्रेविटी को बैलेंस में रखना। रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि ये यूनिवर्स अनस्टेबल है, जैसे एक पेंसिल की नोक पर बैलेंस हो, मतलब थोड़ा भी हिलने पर ये या तो एक्सपैंड करेगा या कोलैप्स। आइंस्टीन को ये पता था कि लैम्डा का नेचर में कोई फिजिकल काउंटर पार्ट नहीं है। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह बदल दिया। न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक एक्शन एट अ डिस्टेंस थी, पर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटी एक रिस्पॉन्स है स्पेस टाइम के कर्वेचर का, जो किसी मास या एनर्जी फील्ड की वजह से होता है। मतलब मास स्पेस टाइम में डिम्पल बना देता है और वो डिम्पल दूसरे मासेस को अपनी तरफ खींचते हैं। अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने इसको सिंपल शब्दों में कहा, मैटर टेल्स स्पेस हाउ टू कर्व, स्पेस टेल्स मैटर हाउ टू मूव। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने दो तरह की ग्रेविटी प्रेडिक्ट की, एक फैमिलियर ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट्स को खींचती है और दूसरी एक एंटी ग्रेविटी प्रेशर जो स्पेस टाइम के वैक्यूम से आती है। आइंस्टीन को लगता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, इसलिए लैम्डा को यूज किया था। 1929 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं बल्कि एक्सपैंड कर रहा है। आइंस्टीन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने लैम्डा को अपनी ग्रेटेस्ट ब्लंडर बोला।
उन्होंने लैम्डा को इक्वेशन से हटा दिया और उसकी वैल्यू 0 मान ली। पर यह स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। थियरिस्ट्स ने लैम्डा को फिर से इक्वेशन में डाला। 1998 में 2 एस्ट्रोफिजिसिस्ट टीम्स, एक सॉल पर्लमटर की और दूसरी ब्रायन स्मिथ और एडम रीस की, इन्होंने डिस्टेंट सुपरनोवास को ऑब्जर्व किया। उनकी लाइट डिम थी, जो बताता था कि वो एक्सपेक्टेड डिस्टेंस से 15% ज़्यादा दूर है। ये प्रूव करने के लिए या तो सुपरनोवास अलग बिहेव कर रहे थे या फिर यूनिवर्स में एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रहा था। सिर्फ लैम्डा ही इसको एक्सप्लेन कर सकता था। जब लैम्डा को वापस आइंस्टीन की इक्वेशंस में डाला गया तो यूनिवर्स के स्टेट से इक्वेशंस परफेक्टली मैच हो गई। तो अब हम जानते हैं कि लैम्डा, जो कभी एक ब्लंडर था, अब डार्क एनर्जी के रूप में यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रहा है। डार्क एनर्जी, जो नेगेटिव ग्रेविटी जैसा बिहेव करती है, वो कॉस्मिक एक्सपेंशन में एक मेजर रोल प्ले कर रही है। सुपरनोवास जो पर्लमटर और स्मिथ के स्टडीज में यूज हुई थी, वो इतनी वैल्यूएबल हैं जैसे फ्यूजनेबल न्यूक्लियाई। इन स्टार्स में एक लिमिट के अंदर हर स्टार सेम तरीके से एक्सप्लोड करता है, सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल को इग्नाइट करता है और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को सेम टाइम में रिलीज करता है। इसलिए ये सुपरनोवाज एक तरह की स्टैंडर्ड कैंडल बन जाती हैं, जो हमें दूर गैलेक्सीज तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करने में मदद करती हैं। स्टैंडर्ड कैंडल्स कैलकुलेशन को बहुत सिंपल बना देती हैं, क्योंकि सब सुपरनोवास की वोल्टेज सेम होती है। तो जो डिम है वो दूर है और जो ब्राइट है वो पास। उनकी ब्राइटनेस मेजर करने के बाद जो एक आसान काम है, आप ये एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वो आपसे और एक दूसरे से कितने दूर हैं। अगर सुपरनोवास की ल्यूमिनोसिटी अलग अलग होती तो सिर्फ ब्राइटनेस देखकर डिस्टेंस का पता नहीं चलता। पर डिस्टेंस निकालने का एक और तरीका भी है। गैलेक्सीज की रेसेशन स्पीड मेजर करना, मतलब वो स्पीड जिससे वो मिल्की वे से दूर जा रही हैं। हबल ने सबसे पहले दिखाया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और दूर की गैलेक्सीज ज़्यादा स्पीड से हमसे दूर जा रही हैं। तो अगर आप एक गैलेक्सी की रेसेशन स्पीड को मेजर कर लीजिए तो उसकी डिस्टेंस का भी पता चल जाता है। अगर ये दोनों मेथड्स अलग डिस्टेंसेस दिखाएं तो कुछ गलत है। या तो सुपरनोवाज की स्टैंडर्ड कैंडल सही नहीं है या फिर कॉस्मिक एक्सपेंशन के रेट का मॉडल गलत है। निकल कर आया कि सुपरनोवास तो सही स्टैंडर्ड कैंडल्स थी। मतलब प्रॉब्लम ये थी कि यूनिवर्स सोचा गया था उससे ज़्यादा तेज एक्सपेंड कर रहा है। गैलेक्सीज ज़्यादा दूर हैं जितना रेसेशन स्पीड के हिसाब से होना चाहिए था। और बिना लैम्डा को इंक्लूड किए इस एक्स्ट्रा एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था। यह पहली बार था जब डायरेक्टली ये एविडेंस मिला कि एक रिपल्सिव फोर्स यूनिवर्स में है जो ग्रेविटी के अपोजिट काम करती है। इसी वजह से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को वापस एक्सेप्ट किया गया और उससे एक फिजिकल रियलिटी मिली और इसको डार्क एनर्जी नाम दिया गया। पर्लमटर, स्मिथ और रीस को 2011 में इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। आज के सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट्स के हिसाब से डार्क एनर्जी यूनिवर्स के 68% मास एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डार्क मैटर 27% और रेगुलर मैटर सिर्फ 5%। हमारे 4 डायमेंशनल यूनिवर्स की शेप, मैटर और एनर्जी की अमाउंट और कॉस्मोस के एक्सपेंशन रेट के बीच के रिलेशन से आती है। इसका मैथमेटिकल मेजर है ओमेगा। अगर ओमेगा 1 से कम हो तो यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा और सैडल शेप लेगा। अगर ओमेगा 1 हो तो यूनिवर्स फ्लैट होगा और पैरेलल लाइंस सेम रहेंगी। अगर ओमेगा 1 से ज़्यादा हो तो यूनिवर्स कर्व करेगा और वापस कोलैप्स हो जाएगा। हबल के एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की डिस्कवरी के बाद किसी ने ओमेगा को 1 के पास रिलायबली मेजर नहीं किया। डार्क मैटर और विजिबल मैटर को मिलाकर भी ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम 0.3 तक पहुंचती है। मतलब यूनिवर्स ओपन है।
1979 से एलन गुथ ने बिग बैंग थियरी को अपडेट किया, जिसमें यूनिवर्स की स्मूथनेस को एक्सप्लेन किया। इस अपडेट से ओमेगा की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ गई, पर प्रॉब्लम ये थी कि थियरी के हिसाब से मास एनर्जी 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी जितनी ऑब्जर्वर्स को दिख रही थी। ऑब्जर्वर्स ने कहा कुछ गलत है, थियरिस्ट ने कहा और ढूंढिए। डार्क एनर्जी की डिस्कवरी ने दोनों को सही प्रूव कर दिया। जब डार्क एनर्जी को इंक्लूड किया गया तो ओमेगा की वैल्यू 1 हो गई, जो थियरिस्ट्स चाहते थे। अब सवाल ये है कि ये डार्क एनर्जी क्या है, किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि ये क्वांटम इफेक्ट है, जिसमें वैक्यूम स्पेस में पार्टिकल्स और उनके एंटी मैटर पेयर्स कॉन्टिन्यूसली बन और बिगड़ रहे हैं। ये वर्चुअल पार्टिकल्स थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं और एक आउटवर्ड प्रेशर बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब इस वैक्यूम प्रेशर को कैलकुलेट किया गया तो रिजल्ट 10 to the power 120 टाइम्स ज़्यादा आया जितना एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया। ये साइंस के हिस्ट्री में थियरी और ऑब्जर्वेशन के बीच का सबसे बड़ा मिसमैच है। डार्क एनर्जी क्या है ये हमें नहीं पता, पर यह आइंस्टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन में परफेक्टली फिट हो गई। लैम्डा अब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन गया है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करता है। अब फिजिसिस्ट डार्क एनर्जी को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड बेस्ड और स्पेस टेलीस्कोप से। ये ऑब्जर्वेशंस डार्क एनर्जी के कॉस्मिक एक्सपेंशन पर इफेक्ट को स्टडी करेंगे। लैम्डा और एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स का रिमार्केबल फीचर ये है कि ये रिपल्सिव फोर्स वैक्यूम से निकलती है, किसी मटेरियल से नहीं। जैसे वैक्यूम बढ़ता है, डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। मतलब यूनिवर्स हमेशा और तेज एक्सपैंड करता रहेगा। 1 ट्रिलियन सालों में जो गैलेक्सीज अभी विजिबल हैं, वो इतनी दूर चली जाएंगी कि उनको देखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सिर्फ मिल्की वे के आसपास के स्टार्स ही दिखाई देंगे और यूनिवर्स एक एंडलेस वॉइड लगने लगेगा। डार्क एनर्जी एक फंडामेंटल कॉस्मिक प्रॉपर्टी है जो फ्यूचर जनरेशंस के यूनिवर्स को समझने की कैपेसिटी को लिमिट कर देगी। शायद फ्यूचर साइंटिस्ट को ये भी न पता चले कि कभी गैलेक्सीज थीं। नील कहते हैं कि एक सपना उन्हें लगातार सताता है कि क्या हम भी कुछ ऐसे ही बेसिक कॉस्मिक ट्रुथ से अनजान हैं जो कभी थे। क्या यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स हमसे छुपे हुए हैं जो हमारे थियरी में होने चाहिए। क्या हम किसी ऐसे राज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। नील आगे द कॉस्मोस ऑन द टेबल पे बात करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए भी कॉस्मोस की डीप नॉलेज चाहिए होती है। मिडिल स्कूल में नील ने कहा कि वो अपने केमिस्ट्री टीचर से पूछे कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स कहाँ से आए, तो उन्होंने जवाब दिया अर्थ की क्रस्ट से। सही कहा, क्योंकि लैब में वहीं से मिलते हैं। पर अर्थ की क्रस्ट को ये एलिमेंट्स कैसे मिले? जवाब एस्ट्रोनॉमिकल ही होना चाहिए। हाँ, ये जवाब देने के लिए यूनिवर्स का ओरिजिन और इवोल्यूशन समझना जरूरी है। सिर्फ 3 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स बिग बैंग के दौरान बने थे। बाकी सब डाइंग स्टार्स के हाई टेम्परेचर कोर्स में बनते हैं, जो बाद में प्लैनेट्स और लाइफ बनाने में मदद करते हैं। बहुत लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल बस एक अजीब सी चार्ट होती है, बॉक्स में भरी हुई कुछ अजीब और मुश्किल लेटर्स जो स्कूल केमिस्ट्री क्लास की दीवार पर लगी थी। पर यह टेबल असल में एक कल्चरल आइकन होनी चाहिए, साइंस के इंटरनेशनल एडवेंचर का सिंबल, जो लैब्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और कॉस्मोस के फ्रंटियर पर किया गया। कभी कभी साइंटिस्ट भी सोचते हैं कि पीरियोडिक टेबल एक अजीब जू है, एक चिड़ियाघर जिसमें डॉक्टर स्यूस के डिजाइन किए वन ऑफ अ काइंड एनिमल्स हैं। सोडियम एक पॉइजनस रिएक्टिव मेटल है जो बटर नाइफ से कट हो जाता है। क्लोरीन एक स्मेली डेडली गैस है, पर जब ये दोनों मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है,
जो टेबल सॉल्ट है, नमक, और बिल्कुल हार्मलेस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अलग नहीं है। एक एक्सप्लोजिव गैस और दूसरा कंबस्शन प्रमोट करता है, पर मिलकर ये लिक्विड वाटर बनाते हैं जो आग बुझाता है। पीरियोडिक टेबल को एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट की नज़र से देखें तो कुछ अलग एलिमेंट्स दिखेंगे जो कॉस्मोस के लिए सिग्निफिकेंट हैं। हाइड्रोजन ये सबसे हल्का और सिंपल एलिमेंट है। न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन बिग बैंग के दौरान बना था। ह्यूमन बॉडी के 2/3 एटम्स हाइड्रोजन हैं और यूनिवर्स के 90% एटम्स भी हाइड्रोजन हैं। जुपिटर के कोर में हाइड्रोजन इतना कंप्रेस हो गया है कि वो एक कंडक्टिव मेटल की तरह बिहेव करता है। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन को डिस्कवर किया और उन्होंने ही अर्थ की मास कैलकुलेट की थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ। हर सेकेंड सन के कोर में 4.5 बिलियन टन्स फास्ट मूविंग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं हीलियम बनाते हुए। हीलियम लो डेंसिटी गैस है जो इनहेल करने से आवाज मिकी माउस जैसी हो जाती है। यूनिवर्स का दूसरा सबसे अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद। कॉस्मोस के हर रीजन में कम से कम 10% एटम्स हीलियम के हैं। 1868 में सन के कोरोना में टोटल एक्लिप्स के दौरान हीलियम डिटेक्ट हुआ था। हीलियम का नाम ग्रीक सन गॉड हेलियोस से आया है। फिर लिथियम, यूनिवर्स का थर्ड सिंपलेस्ट एलिमेंट जिसमें 3 प्रोटॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की तरह बिग बैंग के दौरान बना था, पर लिथियम हर न्यूक्लियर रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिग बैंग कॉस्मोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स में लिथियम एटम्स की मात्रा 1% से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर कार्बन, यूनिवर्स के सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कार्बन बेस्ड होते हैं। लाइफ की केमिस्ट्री कार्बन पर ही आधारित है क्योंकि ये स्टार्स के कोर में बनता है और गैलेक्सीज में फैलता है। ऑक्सीजन भी अबंडेंट है और लाइफ के लिए जरूरी भी। सिलिकॉन भी थ्योरेटिकली कार्बन की तरह लाइफ बनाने में कैपेबल है, पर कॉस्मोस में कार्बन सिलिकॉन से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए कार्बन बेस्ड लाइफ ज्यादा संभावित है। एल्यूमिनियम, ये अर्थ की क्रस्ट का लगभग 10% है। पुरानी जनरेशन इसको टिन फॉयल बोलती थी, पर एल्यूमिनियम फॉयल ज्यादा कॉमनली यूज होता है। टेलीस्कोप मिरर्स में पॉलिश्ड एल्यूमिनियम का यूज होता है। फिर टाइटेनियम, ये एल्यूमिनियम से 1.7 टाइम्स डेंस और डबल स्ट्रांग है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट और प्रोस्थेटिक्स में यूज होता है। टेलीस्कोप डोम्स में भी टाइटेनियम ऑक्साइड यूज होता है जो इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हीट कम करता है। फिर आयरन, यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मैसिव स्टार्स के कोर में आयरन बनता है और जब एनर्जी खत्म होती है तो स्टार कोलैप्स करके सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाते हैं। आयरन का एक अजीब फीचर है, अगर इसको स्प्लिट या कंबाइन करिए तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना कि रिलीज। इसलिए जब हाई मास स्टार्स में आयरन बनता है तो उनकी मौत तय हो जाती है क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं बनती। मैसिव स्टार्स के आयरन से भरने पर कोलैप्स होता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जो 1 वीक तक बिलियन सन्स की तरह चमकता है। सॉफ्ट मेटल गैलियम इतना लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है कि जैसे कोकोआ बटर हाथ से टच करते ही लिक्विड बन जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए गैलियम उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बस एक चीज में यूज होता है। गैलियम क्लोराइड एक्सपेरिमेंट्स में जो सन से आने वाले न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। 100 टन का अंडरग्राउंड वेट होता है गैलियम क्लोराइड का, जिसमें न्यूट्रिनोज और गैलियम न्यूक्लियाई के बीच कोलिजन्स डिटेक्ट किए जाते हैं। हर बार जब कोलिजन होता है तो एक एक्स-रे लाइट की चमक निकलती है। सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम, जिसमें थियरी के मुकाबले कम न्यूट्रिनोज डिटेक्ट हो रहे थे, इसी तरह के टेलीस्कोप से इवॉल्व हुई थी। फिर टेक्नीटियम, इसका हर फॉर्म रेडियो एक्टिव होता है। ये नेचुरली अर्थ पर नहीं मिलता, सिर्फ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में बनाया जाता है।
ग्रीक वर्ड टेक्नोटोस का मतलब होता है आर्टिफिशियल। कुछ रेड स्टार्स के एटमॉस्फेयर में ये मिलता है, पर यह समझ नहीं आया कि वहां कैसे पहुंचा। इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 2 मिलियन साल है, जबकि स्टार्स की उम्र बहुत ज्यादा होती है। मतलब स्टार्स के साथ ये एलिमेंट पैदा नहीं हो सकता था। इरिडियम, ऑस्मियम और प्लेटिनम के साथ पीरियोडिक टेबल के हैवीएस्ट एलिमेंट्स में से एक है। 2 क्यूबिक फीट इरिडियम का वेट एक बुइक कार के बराबर होता है। इरिडियम एक फेमस स्मोकिंग गन है, क्योंकि ये क्रेटेशियस पेलेजीन यानी KPG बाउंड्री में पाया गया था, वही वक्त जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे। अर्थ की सरफेस पर ये रेयर है, पर मेटेलिक एस्ट्रॉयड्स में कॉमन है। जब ऐसे एस्ट्रॉयड्स अर्थ से टकराते हैं तो इरिडियम सरफेस पर छिड़क देते हैं। मतलब अगर डायनासोर्स को खत्म करने का रीजन ढूंढना है तो स्पेस से आया एक बड़ा एस्ट्रॉयड सबसे टॉप पर होगा। 1952 में हाइड्रोजन बॉम्ब के फर्स्ट टेस्ट के बाद एक अननोन एलिमेंट मिला, जिसे आइंस्टीनियम नाम दिया गया। ये साउथ पैसिफिक के एनेवटॉक एटोल में मिला था। कुछ एलिमेंट्स अपना नाम सन के ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट से पाते हैं, जैसे फास्फोरस, ग्रीक में लाइट बेरिंग मतलब प्रकाश ले जाने वाला। वेनस प्लैनेट को सुबह का आसमान में देखने पर यह नाम दिया गया था। फिर सेलेनियम, ग्रीक वर्ड सेलिन से, जो मून को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ओर्स में यह हमेशा टेल्यूरियम यानी अर्थ के साथ पाया गया। सेरस 1801 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर गुइसीप पियाजी ने मार्स और जुपिटर के बीच एक प्लैनेट डिस्कवर किया, जिसे सेरस यानी गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट नाम दिया। सेरल शब्द भी यहीं से आया। इसके बाद डिस्कवर हुआ एलिमेंट सीरियम। फिर पलस, सेरस के बाद दूसरा प्लैनेट जो विजडम की गॉडेस पलास के नाम पर रखा गया। उसके बाद डिस्कवर हुआ एलिमेंट पैलेडियम। प्लैनेट मरकरी और एलिमेंट मरकरी दोनों के नाम स्पीडी रोमन मैसेंजर गॉड से इंस्पायर्ड हैं। थोरियम का नाम नॉर्स गॉड थॉर से आया है, जो बिजली के देवता। जुपिटर के क्लाउड्स में भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस दिखते हैं, जो बिजली जैसा इफेक्ट देते हैं। सैटर्न के पास कोई एलिमेंट नहीं है, पर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के पास है। यूरेनियम 1789 में डिस्कवर हुआ। 8 साल पहले विलियम हर्शल ने यूरेनस डिस्कवर किया था। नेपच्यूनियम 1940 में बर्कले साइक्लोट्रॉन में डिस्कवर हुआ। नेपच्यून के ऑलमोस्ट 97 ईयर्स बाद। यूरेनियम के बाद आता है पीरियोडिक टेबल में। फिर है प्लूटोनियम, प्लूटो के नाम पर, जो क्लाइड टॉम्बॉग ने 1930 में डिस्कवर किया था। इनिशियली प्लूटो को एक बड़ा प्लैनेट माना गया था, पर बाद में पता चला कि ये सबसे छोटा है। प्लूटो के ऑर्बिट वाले और भी ऑब्जेक्ट्स मिले जो साइज में छोटे हैं, इसलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। प्लूटोनियम का यूज हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब्स में हुआ। वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यानी RTGS में यूज होता है, जो स्पेस क्राफ्ट को पावर देता है जब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। तो ये थी हमारी कॉस्मिक जर्नी थ्रू द पीरियोडिक टेबल। कुछ लोग केमिकल से डरते हैं, शायद उनके साइंटिफिक नेम्स की वजह से, पर केमिकल्स तो यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नील की नज़र में उनके फेवरेट स्टार्स और उनके दोस्त सब केमिकल से ही बने हैं। कॉस्मोस में शार्प एंगल्स नेचुरली मिलना बहुत रेयर है। बस क्रिस्टल्स और टूटे पत्थर ही ऐसे होते हैं। बहुत सारी चीजें अजीब शेप्स की होती हैं, पर राउंड चीजें तो हर जगह हैं। सो बबल से लेकर पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक फिजिक्स के सिंपल लॉज के एक्शन से स्फीयर्स ही सबसे ज्यादा बनते हैं। बहुत बार हम किसी ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल एज्यूम कर लेते हैं मेंटल एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि स्फेरिकल केस को समझना बेसिक फिजिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है। अगर स्फेरिकल केस को समझ लिया तो ऑब्जेक्ट का बेसिक फिजिक्स भी समझ जाएंगे। नेचर में स्फीयर्स उन फोर्सेस से बनते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को हर डायरेक्शन में छोटा करना चाहती हैं।
सोप बबल बनाने वाले लिक्विड की सरफेस टेंशन हवा को हर तरफ से कंप्रेस करती है। ये बबल को इतना छोटा बनाती है जितना मिनिमम सरफेस एरिया में पॉसिबल हो। कैलकुलस से प्रूफ किया जा सकता है कि इनक्लोज्ड वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया वाला शेप परफेक्ट स्फीयर ही होता है। अर्थ पर बॉल बेरिंग्स बनाने का एक तरीका ये है कि मोल्टेन मेटल के ड्रॉप्स को लंबी शेफ्ट में गिराया जाए। जब ड्रॉप नीचे गिरती हैं तो स्फीयर बनाने की कोशिश करती हैं। स्पेस स्टेशन पर जब ग्रेविटी नहीं होती तो मोल्टेन मेटल्स को हल्का सा स्क्वीज करके स्फीयर बनाया जा सकता है, क्योंकि वो वहां तैरते हैं और ठंडे होते हैं। कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटी और एनर्जी मिलकर ऑब्जेक्ट्स को स्फेरिकल बना देते हैं। ग्रेविटी हर तरफ से मैटर को कंप्रेस करने की कोशिश करती है, पर अगर केमिकल बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हो तो ग्रेविटी नहीं जीत पाती। हिमालयाज अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट उठते हैं, पर अर्थ की डायमीटर के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत कम है। अगर अर्थ को एक सुपर डुपर बड़ी उंगली से टच करें तो ये एक क्यू बॉल की तरह स्मूथ लगेगा। ग्लोब्स पर दिखाई देने वाले उठे हुए माउंटेन्स रियलिटी में बहुत एग्जेजरेशन है। स्पेस से देखने पर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर लगती है। मार्स का ओलिम्पस मॉन्स माउंटेन 65,000 फीट टॉल और 300 माइल्स वाइड है। माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है। प्लेनेट की ग्रेविटी जितनी कम, माउंटेन्स उतने ही बड़े हो सकते हैं। एवरेस्ट के नीचे वाले रॉक लेयर्स अपनी प्लास्टिसिटी की वजह से ज्यादा हाइट को झेल नहीं पाते। स्पेस में लो ग्रेविटी की वजह से छोटे ऑब्जेक्ट्स किसी भी शेप में हो सकते हैं, जैसे मार्स के मून्स फोबोस और डेइमोस, जो इडाहो पोटैटो की तरह दिखते हैं। फोबोस पर 150 पाउंड इंसान का वजन सिर्फ 4 आउंसेस होगा। स्पेस में सरफेस टेंशन की वजह से छोटे लिक्विड ब्लॉब्स हमेशा स्फेरिकल बनते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मास बहुत ज़्यादा हो तो ग्रेविटी उसको स्फीयर में कन्वर्ट कर देती है। स्टार्स भी गैसियस स्फीयर्स होते हैं, पर अगर किसी दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट के पास आ जाएं तो उनका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। बाइनरी स्टार्स में अगर एक स्टार रेड जायंट बन जाए तो दूसरे स्टार की ग्रेविटी उसका मटेरियल खींच लेती है और शेप इलोंगेटेड हो जाता है, हर्शीज किस जैसा। मिल्की वे गैलेक्सी एक फ्लैट डिस्क है जिसका डायमीटर टू थिकनेस रेशियो 1000:1 है, पैनकेक से भी ज्यादा फ्लैट। गैलेक्सी पहले एक स्फेरिकल गैस बॉल थी जो कोलैप्स करते वक्त स्पिन करने लगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इसको मिड प्लेन पर फ्लैट कर दिया। जितने भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं। इसी वजह से अर्थ के पोल्स पर डायमीटर थोड़ा कम है और इक्वेटर पर ज्यादा। सैटर्न जो फास्ट रोटेट करता है वो भी पोल टू पोल फ्लैट हो गया है और इक्वेटर पर डायमीटर ज्यादा है। पल्सार्स बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, 1000 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड तक। अगर ये नॉर्मल मैटर से बने होते तो स्पिन के प्रेशर से टूट जाते। पल्सार्स का मास सन के बराबर होता है, पर साइज मैनहट्टन जितना छोटा। इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि माउंटेन की हाइट एक पेपर की थिकनेस से भी ज्यादा नहीं होती। गैलेक्टिक क्लस्टर्स में भी स्फेरिकल शेप इंपॉर्टेंट होता है। कुछ क्लस्टर्स रिजिडली होते हैं और कुछ फ्लैट शीट्स की तरह दिखते हैं, पर कुछ स्टेबल क्लस्टर्स स्फेरिकल होते हैं, जैसे कोमा क्लस्टर। ये ग्रेविटेशनली मैच्योर हैं और गैलेक्सीज हर डायरेक्शन में मूव करती हैं। स्फीयर्स हमेशा एस्ट्रोफिजिक्स में यूजफुल टूल्स रहे हैं, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन और थियोरी के लिए। लेकिन हर चीज को स्फीयर मानना भी गलत है। एक मजाक है कि अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहेंगे कि कंसीडर अ स्फेरिकल काउ। 1800 से पहले लाइट शब्द सिर्फ विजिबल लाइट के लिए ही यूज होता था, लेकिन 1800 में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल ने ऐसी वार्मथ नोटिस की जो ह्यूमन आई से दिखाई नहीं देती थी। हर्शेल ने प्रिज्म के थ्रू सनलाइट को पास किया और देखा कि अलग अलग कलर्स की टेम्परेचर अलग थी। एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोल पॉइंट बनाना जरूरी होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ इफेक्ट नहीं होगा
हर्षल ने रेड लाइट के पास एक थर्मोमीटर रखा, जहां उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि रूम टेम्परेचर होगा, पर थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेड से भी ज्यादा हो गया। हर्षल ने लिखा, लगता है कि रेड के बाद भी कुछ हीट है जो शायद इनविजिबल लाइट हो सकती है। और यह था इंफ्रारेड लाइट का डिस्कवरी, रेड के नीचे वाली लाइट। 1801 में जर्मन फिजिसिस्ट जॉन रिटर ने वायलेट के पास एक अलग बैंड नोटिस किया। उन्होंने सिल्वर क्लोराइड को वायलेट और उसके बाहर डार्क रीजन में रखा। जो डार्क रीजन में था वो ज्यादा डार्क हो गया, और ये था अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी यूवी की डिस्कवरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक सीक्वेंस कुछ ऐसा है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, ROY, GB, IV, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। आज हम इन सब बैंड्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं। हर्षल और रिटर की डिस्कवरी के बाद भी स्काई वॉचिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। पहला टेलीस्कोप जो इनविजिबल लाइट को डिटेक्ट कर सका वो 130 साल बाद बना। हेनरिक हर्ट्ज ने दिखाया कि डिफरेंट लाइट बैंड्स में सिर्फ वेव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट को इनविजिबल लाइट और टेलीस्कोप्स का कनेक्शन समझने में थोड़ी देर लगी। उस वक्त तक टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल लाइट को इन्हेंस करने के लिए ही बनते थे। एक्सप्लोडिंग स्टार्स या सुपरनोवे में अलग अलग लाइट बैंड्स एक साथ निकलती हैं। एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। लेकिन अगर आपके टेलीस्कोप का डिटेक्टर सिर्फ एक बैंड को पकड़ता है तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। आजकल के टेलीस्कोप्स एक साथ कई बैंड्स को कैप्चर कर सकते हैं और उनका एक कंपोजिट इमेज बना लेते हैं, जैसे जियोर्डी ने स्टार ट्रेक में देखा था। हर बैंड के हिसाब से मिरर और डिटेक्टर बनाने पड़ते हैं। रेडियो वेव्स के लिए चिकन वायर भी चल जाता है, लेकिन एक्सरेज के लिए सुपर स्मूथ मिरर चाहिए। पहला रेडियो टेलीस्कोप कार्ल जिंस्की ने बनाया था 1930 में। उनका स्ट्रक्चर एक मूविंग स्प्रिंकलर जैसा था और वो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता था। उन्होंने डिस्कवर किया कि रेडियो वेव्स सिर्फ लोकल थंडर स्टॉर्म से नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से भी आ रही थी। ग्रोट रिबर ने जेंस्की के डिस्कवरी को कंफर्म किया और रेडियो स्काई के लो रिजोल्यूशन मैप्स बनाए। उसके बाद मॉडर्न रेडियो टेलीस्कोप्स आए जो बहुत बड़े और एक्यूरेट हैं। इंटरफेरोमीटर रेडियो टेलीस्कोप्स में कई डिशेस होती हैं जो एक साथ काम करती हैं, जैसे वेरी लार्ज अरे VLA और ALMA, जो रेडियो और माइक्रोवेव सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। गामा रेज को डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो ऑर्डिनरी लेंसेस और मिरर से पास हो जाते हैं। नासा के एक्सप्लोरर 11 सैटेलाइट ने पहली बार स्पेस से गामा रेज डिटेक्ट किया। पता चला कि ये बर्स्ट अर्थ के सरफेस के पास भी होते हैं, मोस्टली थंडर क्लाउड्स के ऊपर। आज के टेलीस्कोप्स हर इनविजिबल स्पेक्ट्रम बैंड में काम करते हैं, रेडियो से गामा रेज तक। रेडियो टेलीस्कोप्स गैस और गैलेक्सीज के बीच के गैप को डिटेक्ट करते हैं। माइक्रोवेव टेलीस्कोप्स कॉस्मिक बैकग्राउंड को समझाते हैं। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स स्टार नर्सरीज देखते हैं। अल्ट्रावायलेट और एक्सरे टेलीस्कोप्स ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करते हैं और गामा रे टेलीस्कोप्स जायंट स्टार एक्सप्लोजन को कैप्चर करते हैं। हर्षल ने जो अनफिट फॉर विजन रेज डिटेक्ट की थी, उन्होंने हमें यूनिवर्स को ऐसे देखने की शक्ति दी जैसे वो असल में है, न कि जैसे वो दिखाई देते हैं। हर्षल खुश होते अगर वो ये सब देख पाते। दूर से देखने पर हमारा सोलर सिस्टम खाली लगता है। अगर हम इसे एक स्फीयर में बंद करें जो नेपच्यून के ऑर्बिट को कवर करे, तो सन, प्लैनेट्स और उनके मून्स मिलाकर भी स्पेस का 1 ट्रिलियंथ हिस्सा ही घिरे होंगे। लेकिन ये स्पेस खाली नहीं है। प्लैनेट्स के बीच की जगह में रॉक्स, पेबल्स, आइस बॉल्स, डस्ट, चार्ज्ड पार्टिकल्स और स्पेस प्रोब्स भरे पड़े हैं। इस स्पेस में ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं। इंटरप्लैनेटरी स्पेस इतना नॉन एम्प्टी है कि अर्थ अपनी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की ऑर्बिट में रोज कई टन मीटियोर्स को टकरा देती है।
ज़्यादातर मीटियोर्स एक सैंड ग्रेन जितने छोटे होते हैं और एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जलकर ख़त्म हो जाते हैं। बड़े मीटियोर्स हीट की वजह से टूट जाते हैं और छोटे टुकड़ों में वेपराइज हो जाते हैं। बहुत बड़े मीटियोर्स इंटैक्ट रहकर ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। अर्थ को घूमते हुए 4.6 बिलियन साल हो गए हैं, फिर भी अर्थ ने अपने ऑर्बिटल पाथ से सारा डिब्रीज साफ नहीं किया। पहले के टाइम में तो और भी ज़्यादा जंक अर्थ पर गिरता था, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म और क्रस्ट को मोल्टन बना देता था। एक बड़ा इम्पैक्ट की वजह से ही मून बना था। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा लाए सैंपल से पता चला कि मून में आयरन और हेवी एलिमेंट्स की कमी है। इससे ये पता चला कि मून शायद अर्थ के आयरन पुअर क्रस्ट और मेंटल से बना है। जब एक मार्स साइज प्लैनेट अर्थ से टकरा गया था। सोलर सिस्टम के और भी प्लैनेट्स ने ऐसे ही इम्पैक्ट्स झेले हैं। मून और मरकरी के सरफेस पर ये क्रेटर्ड रिकॉर्ड्स अब भी दिखाई देते हैं। इंटरप्लैनेटरी स्पेस में आज भी कुछ रॉक्स मार्स, मून और अर्थ से निकले हुए हैं, जो बड़े इम्पैक्ट्स की वजह से स्पेस में शूट हो गए थे। एस्ट्रॉयड्स का बड़ा हिस्सा मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट में है। यहाँ जितने भी एस्ट्रॉयड्स हैं उनका टोटल मास मून के मास का 5% भी नहीं है। लेकिन कुछ एस्ट्रॉयड्स अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं और अगर बड़े एस्ट्रॉयड्स टकरा जाएं तो मास एक्सटिंक्शन हो सकता है। काइपर बेल्ट में भी बहुत सारे कॉमेट्स हैं, जो नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद शुरू होता है और प्लूटो तक फैला है। कुछ कॉमेट्स ऐसे एसेंट्रिक ऑर्बिट पे हैं जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को क्रॉस करते हैं, जैसे हेलीज कॉमेट। काइपर बेल्ट से भी दूर ऊर्ट क्लाउड है, जहाँ से लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स आते हैं। ये कॉमेट्स भी किसी डायरेक्शन से इनर सोलर सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। हेल-बॉप और हायाकुटाके जैसे कॉमेट्स ऊर्ट क्लाउड से आए थे। जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखने की आंखें होती तो इस स्काई में मून से 10 गुना बड़ा दिखाई देता। फास्ट मूविंग स्पेस प्रोब्स जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में करंट जनरेट कर सकते हैं, जो उनकी स्पीड को कम कर सकते हैं। सोलर सिस्टम में अब तक 56 मून्स डिस्कवर हुए थे, लेकिन सैटर्न के आसपास एक ही रात में 1 डजन नए मून्स मिल गए। मून में सबसे इंटरेस्टिंग है यूरोपा, जिसमें आइस के नीचे लिक्विड वाटर है। अगर कहीं लाइफ ढूंढनी हो तो ये बेस्ट जगह है। प्लूटो के मून चारन और प्लूटो दोनों ने एक दूसरे को टाइडली लॉक किया हुआ है, जिससे दोनों एक दूसरे को हमेशा एक ही फेस दिखाते हैं। यूरेनस के मून्स के नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के कैरेक्टर्स पर रखे गए हैं। सन से कॉन्टिन्यूसली हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसे सोलर विंड कहते हैं। ये पार्टिकल्स प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं और पोल्स पर कलरफुल ऑरोरास बनाते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना ट्रिकी है। कुछ सैटेलाइट्स लो ऑर्बिट में होते हैं, 100-400 माइल्स की हाइट पर, जो 90 मिनट में एक ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 23,000 माइल्स ऊपर होती हैं, जहां उनका ऑर्बिट अर्थ के रोटेशन से मैच करता है और वो फिक्स्ड पॉइंट पर दिखाई देते हैं। न्यूटन के लॉज कहते हैं कि किसी भी प्लैनेट से दूर जाने पर ग्रेविटी कमज़ोर होती है, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होती। जुपिटर अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से कई कॉमेट्स को डाइवर्ट कर देता है, जो अदरवाइज अर्थ के लिए डेंजरस हो सकते थे। स्पेस प्रोब्स को भी ग्रेविटेशनल असिस्ट टेक्निक से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भेजा जाता है। जैसे कसीनी प्रोब को सैटर्न तक पहुंचाने के लिए वीनस, अर्थ और जुपिटर का ग्रेविटेशनल हेल्प लिया गया। नील का भी एक एस्ट्रॉयड है 13-12-3 टाइसन, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूम रहा है। बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स फेमस लोगों के नाम पर हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड और सेंटा। खुशकिस्मती से नील का एस्ट्रॉयड फिलहाल अर्थ की तरफ नहीं आ रहा है। आगे नील एक्सोप्लैनेट अर्थ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे आप भागिए, स्विम करिए, वॉक करिए या रेंगिए, अर्थ पर हर जगह कुछ नया देखने को मिलता है। कभी किसी कैनियन की दीवार पर पिंक लाइमस्टोन की लाइन दिखेगी, तो कभी किसी गुलाब के तने पर एक लेडी बग एफिड को खाते हुए मिलेगी। बस देखने की बात है।
लेकिन जब एक जेट प्लेन से ऊपर उठिए तो ये छोटी छोटी डिटेल्स गायब हो जाती हैं। उड़ान की ऊंचाई पर जाके सारे बड़े रोड्स भी मुश्किल से दिखते हैं। स्पेस में जाते ही डिटेल्स और भी कम हो जाती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो 250 मील्स ऊपर ऑर्बिट करता है, आप दिन में पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस को ढूंढ सकते हैं, वो भी तभी अगर आपको ज्योग्राफी क्लास में उनकी जगह याद हो। रात को ये शहरों की चमक दिखाई देती है, लेकिन दिन में ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा या ग्रेट वॉल ऑफ चीन नहीं दिखते। इनकी बनावट पत्थर और मिट्टी के होने की वजह से ये नेचुरल लैंडस्केप में घुल मिल जाते हैं। मून से जो 250,000 माइल्स दूर है, न्यूयॉर्क, पेरिस और बाकी शहरों की चमक बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। लेकिन बड़े वेदर फ्रंट्स ज़रूर घूमते हुए दिखाई देते हैं। मार्स से जो 35 मिलियन मील दूर है, बस बड़ी बड़ी माउंटेन चेन्स और कंटिनेंट्स की एज ही टेलीस्कोप से दिख सकती है। नेपच्यून से जो 3 बिलियन माइल्स दूर है, सन इतना डिम दिखाई देता है जैसे एक छोटा तारा, और अर्थ बस एक छोटी सी चमक जो तारे की तरह दिखाई देती है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने 1990 में नेपच्यून के ऑर्बिट में से एक फोटो ली थी, जिसमें अर्थ बस एक पेल ब्लू डॉट जैसा दिखाई दिया। कार्ल सैगन ने इसे यही नाम दिया। अब सोचिए, अगर कोई एलियंस अपनी हाई टेक आंखों और टेलीस्कोप के साथ स्पेस को स्कैन करें तो उन्हें क्या दिखाई देगा? सबसे पहले उन्हें अर्थ का ब्लू कलर दिखाई देगा, जो पानी की वजह से है। एलियंस सोचेंगे कि यहाँ लिक्विड वाटर है, जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक स्पेसिफिक रेंज में ही हो सकता है। पोलर आइस कैप्स भी उनको दिखाई देंगे, जो सीजन के साथ बदलते रहते हैं। अर्थ के रोटेशन 24 आवर से लैंड मासेस भी टर्न होते दिखाई देंगे। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि सबसे नज़दीकी एक्सोप्लैनेट अल्फा सेंचुरी में है, जो हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है। ज़्यादातर एक्सोप्लैनेट्स दूसरों के स्टार सिस्टम्स में डजन से लेकर 100 लाइट ईयर्स दूर हैं। अर्थ सन के मुकाबले 1 बिलियंथ से भी कम ब्राइट है, तो विजिबल लाइट टेलीस्कोप से देखना मुश्किल है। एलियंस शायद कुछ अलग वेवलेंथ्स जैसे इंफ्रारेड में देखने की कोशिश करेंगे, या फिर वो स्टार्स को जिगल करते हुए देखने की कोशिश करेंगे, जो उनके ऑर्बिट में प्लैनेट्स होने की निशानी होती है। लेकिन अर्थ इतना छोटा है कि सन में ये जिगल करने लायक भी नहीं है। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने दूसरी मेथड अपनाई, स्टार्स की ब्राइटनेस में थोड़ी सी कमी देखना जब उनके प्लैनेट्स उनके आगे से गुजरते हैं। इस तरीके से उन्होंने कई एक्सोप्लैनेट्स खोजे, लेकिन ये प्लैनेट्स डायरेक्टली दिखाई नहीं दिए, सिर्फ लाइट में थोड़ी कमी दिखाई दी। एलियंस अगर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव सुनने की कोशिश करें तो उन्हें हमारी प्रेजेंस का पता चल सकता है। रेडियो स्टेशंस, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, सैटेलाइट्स और रडार सिग्नल्स सब रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एलियंस कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये सिग्नल्स अर्थ से आ रहे हैं या जुपिटर से, क्योंकि जुपिटर भी रेडियो वेव्स का बड़ा सोर्स है, या फिर वो सोचे कि ये सन से आ रहा है। 1967 में कैम्ब्रिज के रेडियो टेलीस्कोप ने एक बार रेगुलर इंटरवल पर आने वाली रेडियो वेव्स डिटेक्ट की थी। शुरू में लगा कि एलियंस की सिग्नल है, लेकिन बाद में पता चला कि एक नई तरह की स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार, जो अपने रोटेशन के साथ रेडियो पल्सेस भेज रही थी। इन्हें पल्सर्स कहा गया। कॉस्मोकेमिस्ट्री में प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स को लाइट के एनालिसिस से स्टडी किया जाता है। हर एलिमेंट और मॉलिक्यूल अपनी अलग वेवलेंथ पर लाइट एब्जॉर्ब या इमिट करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये फिंगरप्रिंट्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, मीथेन और सोडियम जैसे बायोमार्कर्स हैं, जो लाइफ की निशानी है। ऑक्सीजन ज़्यादातर प्लैनेट्स और बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस से आता है। मीथेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ऑयल प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक से आती है। अगर एलियंस हमारी सोडियम वेपर स्ट्रीट लाइट्स को डिटेक्ट कर लें तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ टेक्नोलॉजी है। ऑक्सीजन और मीथेन देखकर वो सोचेंगे कि यहाँ लाइफ है, लेकिन अगर उन्हें पॉल्यूशन और स्मोक के मार्कर्स मिल गए तो वो सोचेंगे ये इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है। 1995 में पहला एक्सोप्लैनेट डिस्कवर हुआ था और अब तक 3000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं। मिल्की वे में 40 बिलियन
अर्थ लाइक प्लैनेट्स होने की संभावना है। हो सकता है फ्यूचर में हम उन प्लैनेट्स पर जाने की सोचें, ज़रूरत हो या चॉइस हो। नील आगे कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी दुनिया की सबसे अमेजिंग और यूज़फुल साइंस है। इसमें हम सिर्फ अर्थ के साइज ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के बारे में भी बहुत कुछ जानने लगे हैं। जेम्स फर्गुसन ने 1757 में कहा था कि ये साइंस हमारे दिमाग को और बड़ा बनाती है और हमें हमारी छोटी सोच से ऊपर उठने में मदद करती है। लेकिन ऐसा सोचने का टाइम किसके पास है? जो माइग्रेंट वर्कर है, स्वेट शॉप में काम करता है, या जो बिना घर के हैं, वो ऐसे आइडियाज़ के बारे में नहीं सोचता। ऐसे लोग जो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में लगे हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है। ईयर 2000 में न्यूयॉर्क के हाइडन प्लेनेटोरियम में एक शो था, पासपोर्ट टू द यूनिवर्स। इसमें लोगों को अर्थ से लेकर कॉस्मोस तक वर्चुअल जर्नी पर ले जाया गया। शो देखने के बाद एक साइकोलॉजी प्रोफेसर ने नील को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि उनको शो देखकर बहुत छोटा और इनसिग्निफिकेंट महसूस हुआ। नील कहते हैं कि उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा। जब भी वो शो देखते हैं उन्हें जिंदा और कनेक्टेड फील होता है। उन्हें लगता है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि हमने अपनी जगह यूनिवर्स में खोज ली है। पर वो प्रोफेसर शायद गलत सोच रहे थे। उनका ईगो पहले से ही बड़ा था। सोसाइटी हमें बताती है कि हम नेचर के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, पर रियलिटी में हम भी नेचर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। सोचिए, अगर कोई स्पीसीज हमसे इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जितना हम चिंपैंजीज से हैं, उनके बच्चे भी मल्टीवेरिएबल कैलकुलस सीखते होंगे और हमारी सबसे एडवांस रिसर्च उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स की तरह फ्रिज पर लगी होंगी। यदि हमारे और चिंपैंजीज के बीच जेनेटिक गैप बहुत बड़ा होता तो हम अपने इंटेलिजेंस पर गर्व कर सकते थे। लेकिन रियलिटी में हम भी नेचर का एक हिस्सा हैं, न ऊपर न नीचे, बस उसमें ही सम्मिलित। हम स्पेस में जितनी दूर देखते हैं उतना ही हम पास्ट में देख रहे हैं। यूनिवर्स में हर एलिमेंट स्टार्स के एक्सप्लोजन से बना है और हमारे शरीर में जो एलिमेंट्स हैं वही यूनिवर्स में भी हैं। हम सिर्फ इस यूनिवर्स में नहीं रहते बल्कि यूनिवर्स हमारे अंदर भी रहता है। और अगर कभी पता चले कि हम मरते हैं तो शायद पेंसपर्मिया थ्योरी सही निकले, मतलब हमारा पूर्वज मार्शियंस भी हो सकते हैं। हर कॉस्मिक डिस्कवरी ने हमारी अपनी अहमियत को कम किया है। पहले लगता था अर्थ यूनिक है, फिर पता चला कि ये बस एक प्लेनेट है, फिर लगता था मिल्की वे में सब कुछ है, फिर पता चला कि और भी गैलेक्सीज हैं। अब लगता है कि एक ही यूनिवर्स है, पर मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के थियरीज शायद मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी सही साबित कर दें। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हमें सिर्फ साइंस नहीं सिखाता बल्कि विजडम और इनसाइट भी देता है। इससे हम अपनी जगह यूनिवर्स में समझ पाते हैं। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्सप्लोरेशन करें, क्योंकि नॉलेज न बढ़ने पर हम वापस वही सोच लेंगे कि यूनिवर्स हमारे आसपास ही घूमता है। और अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमन एनलाइटमेंट की आखिरी किरण भी बुझ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक और बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।